बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू के ऑफिस पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के IRGC का बहुत बड़ा दावा है ये। इजरायली PM के ऑफिस पर हमले का दावा किया गया है। नेतन्याहू को निशाना बनाया गया, जैसे खामनाई को निशाना बनाया था इजराइल ने, अमेरिका ने, उसी के जवाब में अब नेतन्याहू के दफ्तर पर निशाना साधा है IRGC ने। नेतन्याहू पर हमले को लेकर IRGC का ये बहुत बड़ा दावा आप इसको कह सकते हैं। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ये अटैक किया है। इजराइल के एयरफोर्स कमांडर के घर पर भी हमला किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। हम आज अपने शो में कुछ मेहमानों से बात भी करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर अमेरिकी हमले से ट्रंप के खिलाफ अब विरोध बढ़ रहा है उनके अपने देश में। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध ठीक नहीं है। कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उनका यह बयान आया है। ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं, कमला हैरिस का कहना है। अमेरिका के लोगों ने ट्रंप पर अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर जो हमला ईरान पर किया, उसमें वहां की संसद का अनुमोदन नहीं लिया गया है। ये बड़ा बात हो रही है। अमेरिका में सर्वे जो हुआ, उसमें लोगों ने अपना विरोध ट्रंप के खिलाफ दर्ज कराना शुरू कर दिया है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी इस हमले के बाद अभी तक बढ़ी हो, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ज्यादातर लोगों ने ईरान पर अमेरिकी हमले का विरोध किया। ये खबरें अमेरिका से निकल कर आ रही हैं। बड़ी खबर है ये। ईरान का सीना छलनी करके क्या ट्रंप फंस गए हैं? खामनेई को मारकर क्या ट्रंप ने नई मुसीबत मोल ले ली है? क्या ईरान में अमेरिका ने अफगानिस्तान वाली गलती दोहरा दी है? ऐसे कई सवाल हैं जिसके चक्रव्यूह में ट्रंप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ एक्शन का फैसला ट्रंप को कई मोर्चों पर घेर रहा है, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो रही है और वो वैश्विक तनाव बढ़ा रहा है। अमेरिका के भीतर ही ट्रंप के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 1/4 अमेरिकन ही ईरान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक बड़ा वर्ग इसके खिलाफ है। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ट्रंप के फैसले को लापरवाह और गैर जरूरी बताया है। सोशल मीडिया पर कमला हैरिस ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को उस युद्ध में घसीट रहे हैं जो अमेरिकी लोग नहीं चाहते। मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध का विरोध करती हूँ। हमारे सैनिक ट्रंप की पसंद के इस युद्ध के लिए खतरे में डाले जा रहे हैं। रॉयटर्स इप्सोस का एक सर्वे सामने आया है। इसके मुताबिक अमेरिका के सिर्फ लगभग 27% लोग ही ईरान पर किए गए अमेरिकी हमलों का समर्थन करते हैं। सर्वे में शामिल करीब 43% लोगों ने इन हमलों का विरोध किया है, जबकि 29% लोग इस मुद्दे पर निश्चित राय नहीं दे पाए। जियोपॉलिटिक्स के जानकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम अमेरिका को एक ऐसे जंग में धकेल सकता है जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है। दुनिया के कई देश खामनेई की हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। ट्रंप अभी तक दुनिया को यह बताने में असफल रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ईरान पर यह कहर क्यों बरपाया, जबकि पिछले साल ही ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अगर ये दावा सही था तो फिर इस बार हमला क्यों हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया आज ट्रंप से पूछ रही है। और चक्रव्यूह का ये स्पेशल एडिशन है। हालात क्योंकि स्पेशल हो चुके हैं, दुनिया भर में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पहली बार हमारे शो में एक लाइव गेस्ट जुड़ रहे हैं, और जुड़ने के लिए मेरे साथ परिचय कराऊं, दो बहुत ही खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में हैं, और तीसरे मेहमान हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड PK श्रीवास्तव जी मेरे साथ मेरे बाईं ओर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। दीपक बोरा जी, जाने माने राजनयिक, विदेश मामलों के जानकार, मेरे दाहिनी तरफ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जाकिर हुसैन साहब, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और एक क्रिटिकल व्यू रखते हैं इस पूरी खबर, इस पूरी एनालिसिस को लेकर। आपका भी जाकिर साहब बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाह रहा था कि आप भी स्टूडियो में होते, हम तीनों आमने सामने बैठ कर बातचीत करते, लेकिन आपको काम है, मुझे समझ सकता हूं मैं, तो शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियत में से। पहला सवाल मेरा बोरा साहब आपसे है, ट्रंप को लेकर ऐसी खबरें क्यों US से आ रही हैं कि वहां पर इतनी कुछ होने के बावजूद भी अभी पॉपुलैरिटी उनकी वो जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर ब्रिलियंट, यू नो दैट। और आपका चैनल तो टोटली प्रोफेशनल है, और फिर आपने AVM साहब को बुलाया, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। और जाकिर हुसैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का बहुत मज़ा आता है। बट थैंक यू वेरी मच। 20 साल मैं उस एरिया में रहा हूँ और जानता हूँ, एटलीस्ट आई क्लेम कि मुझे कुछ आइडिया है वहाँ पे क्या हो रहा है। सर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और ये मैंने देखा है कि अमेरिका में पोस्टेड रहा हूँ, मेरी फैमिली वहाँ है,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका नंबर 2 होने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज द एवरेज अमेरिकन कि आई कैन नॉट बी नंबर 2। 9/11 के बाद एक चीज गई थी कि चाहे मैं रिपब्लिकन पार्टी का हूं या टी पार्टी का हूं या डेमोक्रेटिक, टुडे वी आर ऑल अमेरिकन्स, तो दे डोंट वांट टू बी नंबर 2। सोवियत संघ होता था को नंबर 1 पर, वो तो यमराज की ट्रेन में चला गया। सो अमेरिका बिकेम द सोल हाइपर पावर इन द वर्ल्ड। जब ट्रंप ने कहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जितनी मर्जी आलोचना करिए, लेकिन अमेरिकन दिल को वो छूता है कि आई एम नॉट यूज टू बीइंग नंबर 2। सो अब जो ईरान पे उसने किया है, क्योंकि ईरान चुनौती दे रहा है अमेरिका के चौकीदार को जो मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है, जहां पर तेल ढेर सारा, जिसका नाम इजराइल है। सो दैट वाज द होल थिंग कि ट्रंप ने कहा मैं जाऊंगा। अमेरिकन लोग रॉयटर्स सर्वे वगैरह, सर ये सर्वेज मैं सारी देखता रहता हूं, इनमें कोई मायने नहीं है, लेकिन जिन लोगों से मैंने बात की है, मेरे ग्रुप में बहुत सारे हैं, मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, जिन लोगों से हमने मैसेज किया, दे सेड वेल डन अमेरिका। ये जो ईरान है जिसने कई हमारे लोगों को मार दिया है, तंग किया है, जो मिडिल ईस्ट में फुदक रहा है, जबकि मिडिल ईस्ट का मेंबर भी नहीं है। दीपक साहब, एक बड़ी खबर आ गई है, अब अपडेट कर दूं दर्शकों को। इस वक्त ये बड़ी खबर है, खमेनेई की पत्नी जो कि परसों घायल हुई थी बमबारी में, अब खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। इस महायुद्ध में खमेनेई की पत्नी की मौत की खबर है। परसों बमबारी में वो गंभीर तौर पे घायल हुई थी, आप अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है। अब ये खबरें सीधे ईरान से निकल कर आ रही हैं। जाकिर साहब, लगातार ईरान की जो टॉप लीडरशिप है और उनकी जो फैमिली है वो नेस्तनाबूद हो गई है, वो खत्म होती जा रही है, और ये जो वैक्यूम खड़ा हो रहा है ये कितना खतरनाक है दुनिया के लिए? ये वैक्यूम जो है ये खतरनाक है, लेकिन हम इसे डिफंक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये डिफेक्ट हो गई है। इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही होगी आगे चल के वो कोऑर्डिनेटेड अटैक कर सकते हैं, लेकिन खमेनेई साहब ने एक ब्लूप्रिंट दे दिया था, सक्सेशन का भी दे दिया था, आगे जाने का भी दे दिया गया था, और वो उसी ऑफिस में बैठे थे। ये वही लोग समझ सकते हैं जो इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं कि अगर मौत आनी है तो कहीं भी रहेंगे तो उस वक्त पे आएगी। तो ये इसलिए उन्होंने अपना ऑफिस नहीं छोड़ा था। लोग कहते हैं कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने ऑफिस इसी लॉजिक पे नहीं छोड़ा था। हजरत अली का एक कौल है जो ये लोग मानते हैं स्ट्रांगली कि मौत खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, उसका एक वक्त मुअय्यन है, वो वहां पे जाए, वहीं पे उनको ले जाएगी जहां उनकी मौत है। ये बात मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं कि दिन भर में आज हमने देखा कि ईरान ने जबरदस्त रिटेलिएशन किया। मिडिल ईस्ट में जितने बेस कैंप रहे अमेरिका के दोस्तों के, अमेरिका के, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है, उन तमाम कंपनीज के, उन तमाम पोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में व्यापार होता है जिससे सबकी अर्थव्यवस्था पर चोट हो। मैं उसी पे आ रहा था। अमेरिका चाह रहा था कि ये कॉस्ट ऑफ वार ईरान पे फैल जाए, सिर्फ ईरान तक सीमित रहे, लेकिन अमेरिका कॉस्ट ऑफ वार जो है पूरे रीजन पे ले जा रहा है और ये रीजन से बढ़ के वर्ल्ड पे जाएगी। लोग सवाल कर रहे थे कि दुबई पे क्यों अटैक कर रहा है। दुबई पे फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ वार दुबई पे बढ़ा रहा है, उसको नेस्तनाबूद कर देगा, आप जान लीजिएगा। दुबई पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, यहाँ पीस है, स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, सब कुछ उसने ध्वस्त कर दिया है। सऊदी अरब ध्वस्त नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। मैं देखिए जाकिर साहब, हमको पैनिक नहीं फैलाना है, इस बात को ध्यान में रखिए। आपके और मेरे जानने वाले हजारों लोग इस वक्त दुबई में रह रहे हैं, वहां काम कर रहे हैं, आज से नहीं सालों साल से। तो जब आप ये कहते हैं कि सब बर्बाद कर दिया है, तो दुबई में कुछ जगहों पर गिरे हैं, अबू धाबी में गिरे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब बर्बाद हो गया। I'm just saying this। बात को थोड़ा वर्ड ज्यादा हो गया है जी, लेकिन वो विश्वास टूटा है कि दुबई सेफ है। हाँ, रास तनूरा पे जो अटैक हुआ है, उसने ये ईरान ने ये समझा दिया है कि अगर तुम 1990 वाला सद्दाम हुसैन वाला कोलिशन बना के अमेरिका के साथ जाओगे, तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे। हुर्मुज में अगर उसने जो है थर्ड स्टेप अगर हुर्मुज में लगाया तो पूरी दुनिया के ऊपर इस पे कॉस्ट ऑफ वार आएगी। तो अभी ईरान जिस तरीके से अटैक कर रहा है वो डोमेस्टिकली भी नहीं रुकेगा, क्योंकि जिस तरीके से जन सैलाब जो है सड़क पे आया। मैं यही सवाल अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास लेके जाना चाहूंगा। श्रीवास्तव साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से ईरान आज सुबह से रिटेलिएट कर रहा है, ताबड़तोड़ और गुस्से में आग बबूला हो गई, इंतकाम जिसको कहते हैं, मुझे तो कई बार लगा कि वहां लीडरशिप है ही नहीं, जिसको जो मन में आ रहा है वहां मारता है। इज इट राइट? बिल्कुल सही सुमित जी, मैं आपके बात से एग्री करता हूं। सेंटिमेंट्स अलग चीज़ होती हैं, अगर आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखिए, कोई भी टारगेट जो उन्होंने हिट किया है वो मिलिटरली वॉर वेजिंग कैपेसिटी ऑफ द एनिमी को हिट नहीं करता है। दूसरा ये होता है कि जो पॉलिटिकल सेंटर्स होते हैं उन पर कोई हिट नहीं हुआ है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स होते हैं उन पर कोई हिट नहीं हुआ है,
इंफ्रास्ट्रक्चरल सेंटर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड या आपके जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है उस पर कोई हिट नहीं हुआ है, छुटपुट हिट्स हुए हैं। मैं भी दुबई में मेरे बड़े फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों से, एक से मैंने पूछा था जो मेरे साथ कैनबरा स्क्वाड्रन में थे, तो उनका भी एक मैसेज आज ही आया है करीब 12:35 पर, और उन्होंने कहा हाँ सब कुछ सामान्य है। उन्होंने मुझे लिख के भेजा, और मॉल्स खुले हैं, दुकानें खुली हुई हैं और सब लोग चल रहे हैं, हाँ भीड़ भाड़ कम है सड़कों पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपकी बात से मैं पकड़ूंगा, आपने कहा ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप नहीं है। अगर मैं भी उसको देखना चाहूँ तो अगर मान लीजिए मेरे कमांड स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया, मेरी कम्युनिकेशन लाइंस को ख़त्म कर दिया गया, तो एज ए सेक्लूडेड एक यूनिट कमांडर के हिसाब से मेरे पास प्री असाइंड टारगेट्स होते हैं जिनको मैं अटैक करता हूं, वो प्री असाइंड है। अदरवाइज आप देखिए ओमान तो मीडिएट कर रहा था मगर इट वाज यूएस सिंपैथाइजर, तो वो पहले से प्री असाइंड टारगेट्स में होगा। ब्रिटिश असेट्स को आप हिट कर रहे हैं, प्री असाइंड टारगेट होगा। जो अरामको पर जो अटैक हुआ है वो अटैक एक तरीके से पहले भी हुआ था, लेकिन अरामको जो मेन फैक्ट्री है बहुत फैली हुई है, उसके मेन जहां से प्रोडक्शन होता है वहां अटैक नहीं हुआ है। वहां बहुत सारे स्टोरेज टैंक्स हैं, किसी एक में अटैक हुआ तो काला धुआं उठने लगता है। हर काला धुआं वॉर में कोई प्रिसाइज टारगेट को अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो जानना जरूरी है। अगर आप इस तरह से जरा इसी सीन को देखने की कोशिश करिए कि इजराइल की वॉर वेजिंग कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ा है? नहीं। अमेरिका की वॉर वेजिंग कैपेसिटी में कोई फर्क पड़ा है? नहीं। पर ये तुलना बेमानी नहीं है, एक के पास 100 रुपए का नोट है और एक के पास 2 रुपए का नोट। अब उसमें मैं आता हूं, तो अब होगा क्या? तुलना अगर हम दिखा सके इजराइल और ईरान, सैन्य शक्ति का कोई संतुलन है नहीं। हाँ, ये ईरान को ही पता था और हमको ही पता है। ईरान पे सैंक्शंस कितने सालों से लगे हुए। हाँ, लेकिन एक चीज थी, ईरान के पास एक बहुत बड़ी पावर है, वो पावर थी मिसाइल की पावर, राइट, और दूसरी पावर थी ड्रोन की पावर। अब ड्रोन की पावर कैसे है? जो मेरे पास एक तो स्टॉक में जो मिसाइल्स हैं, जो स्टॉक है मेरे पास ड्रोन्स का या स्टॉक से मेरे पास मिसाइल्स का, उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो जाके उसको टच करेंगी, जो आपके इजराइल को, जो उनका मेन एडवर्सरी है, वो बहुत कम है। वो ऐसा नहीं है कि प्रचुर मात्रा में है कि आप लगातार अटैक कर सकते। बिल्कुल। तो उनको उसमें टारगेट ढूंढने पड़ेंगे। और जो उनका नेविगेशन सिस्टम है, एक बार मैं पहली बार आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, वो नेविगेशन सिस्टम ऐसा प्रिसाइज नहीं है क्योंकि वो सेल्फ सस्टेन्ड होता है। वो जीपीएस का सपोर्ट नहीं ले सकते, वो ग्लोनास का सपोर्ट नहीं ले सकते, वो बैदू का सपोर्ट नहीं ले सकते, और वो सैटेलाइट की किसी लिंक का सपोर्ट नहीं ले सकते। इंटरेस्टिंग बात आप प्रिसिशन कम हो जाता है, तो इसलिए अब मारक क्षमता बहुत डिग्रेड कर जाती है। और ये कब तक सस्टेन कर पाएगा? धीरे धीरे करके सारी मिसाइलें, सारे ड्रोन खत्म भी होते जा रहे हैं, इसको पीछे से कोई बैकअप है या नहीं है इसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज आज हुई है, जो एक राजनीति का छात्र होने के नाते, अंतर्राष्ट्रीय नीति का छात्र होने के नाते, कुवैत में F-15 लड़ाकू विमान क्रैश हुए। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान F-15 जेट जो था, वो ईरान का दावा है कि हमने मार गिराया। ये कैसे हुआ? पायलट सुरक्षित है अगर मार गिराया? क्या ये कुवैती सिस्टम का फेलियर था? आप बता सकते हैं इस बारे में शिवाज? देखिए, 3 गिरे हैं। जो विजुअल्स मैंने देखे तो पहले खबर आई थी कि 1 गिरा है, फिर खबर आई 3 गिरे हैं जी। तो नजरिया होता है। अगर मैं इसको देखूं 3 गिरे हैं, सेंटकॉम ने भी इसको कंफर्म किया है एक्सपोज पे। अगर 3 जहाज गिरे हैं और आप कहते हैं फ्रेंडली फायर में गिरे हैं जी, तो ये किस टाइप का फ्रेंडली फायर है? तब किसी एनिमी फायर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सवालिया निशान खड़ा करता है कि मैं जैसे F-15 को जानता हूं, और ये स्ट्राइक ईगल वाला जहाज था जिसके अंदर 2 पायलट्स होते हैं, एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होता है और एक पायलट होता है। तो अगर वो 6 लोग बाहर निकले, इजेक्ट आउट किए, 6 के 6 सेफ हैं, लेकिन आप बताइए, आपके पास लिंक 16 होता है, डेटा कनेक्टिविटी होती है, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो के सिग्नल्स जाते रहते हैं कोडेड, ये सारे के सारे क्या हुआ इनको? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो अगर ईरान ने कहा हमने मार दिए, इस परिप्रेक्ष्य में तो ईरान ने मारे नहीं है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन आप किस तरह की व्यवस्था जो आप कह रहे हैं सर, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपस में लड़ पड़ रहे हैं और आपस में, तो क्या तैयारी क्या थी फिर? ये मैं नक्शे पे एक बार दिखाना चाहता हूं आप तमाम एक्सपर्ट्स को, दर्शकों को खासतौर पर। ईरान और ईरान के आसपास के जो बेसेस हैं जहां पे मिलिट्री है मौजूद, अमेरिका के दोस्तों की, उनकी सैनिक क्षमता देखिए। इराक में करीब 2500 सैनिक हैं, कुवैत में करीब 13,500 हैं, कतर में 10,000 हैं, बहरीन में 9,000 हैं, यूएई में 3500 हैं, 2700 सऊदी अरब में हैं, जॉर्डन में 3,813 सैनिक हैं, सीरिया में लगभग 2,000 हैं। तो इतनी बड़ी सेना जो है
ये घेरी हुई है, ये अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों की सेना है और इसी